हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड है, जो आपको एईएस में पढ़ना है, एईसी में। और ये कॉमन टॉपिक है जो जो भी पर्सन इसको देख रहे हैं, ये कॉमन फॉर ऑल पर्सन्स है, चाहे वो पढ़ रहे हो या कॉमन लाइफ में हो, वो भी इसको देख सकते हैं। क्योंकि इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो सोसाइटी पे है, इन्वायरमेंट पे है। तो कहीं न कहीं ये टॉपिक्स जो है पर्टिकुलर सबसे रिलेटेड है। आप कैसे इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो? क्या इससे बेनिफिट्स है? ये आपके फैमिली पे भी होगा, ठीक है? अगर आप साइंस नहीं भी पढ़ रहे हैं, आर्ट भी पढ़ रहे हैं या कोई जनरल पर्सन भी हैं, उनमें भी ये परसेप्शंस होना पड़ेगा। इसके लिए ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, ये आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। नहीं, ये आपके फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप कहीं न कहीं इस देश को बचा सकते हैं, अपने समाज को बचा सकते हैं, ठीक है? इसीलिए इस टॉपिक को आप ज़रूर देखिए। पढ़ाई से इंटरेस्टेड है जो बच्चे हैं वो तो देखेंगे ही, और आप अगर कॉमन पब्लिक हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये है एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट जनरली वो होते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। द फैक्टर व्हिच इज कॉजिंग पॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। मतलब जो पॉल्यूशन फैला रहा है, नहीं, एक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन फैला रहा है। नहीं, तो इसके लिए हमने आपको डिफरेंट फिगर्स दिया है। ये जैसे एक फिगर है, फॉग लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो डिब्रिज हैं वो हम लोगों के ही द्वारा फैलाए जाते हैं। ये ये इंडस्ट्रीज़ है, कहीं ना कहीं आप इससे रिलेटेड होंगे। ये जनरली पॉल्यूशंस हैं, वाटर पॉल्यूशंस, और ये रिफाइनरी का पॉल्यूशंस दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं आप इस सोसाइटी में या तो रोड पे चल रहे हो, या तो कहीं जा रहे हो, या कहीं किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, या कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये चीज़ है ही। इसीलिए टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए हम आते हैं एक एक करके। तो हेडिंग तो आपने समझ गया कि ये पॉल्यूटेंट्स हैं, और 5 मिनट दीजिए, आपको टॉपिक का गहराई पता चल जाएगा। ये एक फिगर है, बहुत कॉमन फिगर है, कि अगर हम पॉल्यूटेंट को बढ़ाते जाएंगे, जो पॉल्यूशन अल्टीमेटली इंक्रीज कर रहा है, तो पॉल्यूटेंट बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, और पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हम इस साइड से इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जहां हमारा धरती हरा भरा है, उधर से हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं? इस साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जहां हमारे पास कुछ भी हरा भरा नहीं होगा। हम अभी इस फेज में हैं, और ग्रेजुअली अगर हम अपने अर्थ को पॉल्यूट करते रहेंगे तो हम ग्रेजुअली इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे तो लाइफ एग्जिस्ट होना मुश्किल हो जाएगा अगर हम पॉल्यूशन बढ़ाते चले गए किसी भी वजह से। तो पॉल्यूशन बढ़ाता जो एजेंट है उसको हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं। उसी पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हम लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हरा भरा अर्थ हर एक पर्सन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अर्थ को हरा भरा रखे, अच्छा रखे। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि नहीं, ये मेरे सिलेबस का नहीं है, कि हम इससे रिलेटेड नहीं है। कोई एग्जाम ही ऐसा नहीं है जिसमें पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसका इसका एक ही वजह है कि ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, ठीक है? तो इसीलिए बहुत अच्छे से देखिए, और आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस अर्थ को, वो जरूर कीजिए। तो बोलेंगे सर हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा हम रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये रिपोर्ट आपको इंडिया टुडे का एक न्यूज़ है, बहुत पुराना नहीं, ठीक है? ये जो न्यूज़ है वो है 5 जुलाई 2024, मतलब जस्ट 1 मंथ प्लस सम डेज, ठीक है? तो ये 5 जुलाई का न्यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? इसी का एक कटिंग है। इसमें लिखा गया है क्या कि अराउंड 33,000 डेथ इन 10 इंडियन सिटीज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन एनुअली। मतलब 10 सिटीज का एक डाटा दिया गया है जिसमें एक साल में 33,000 पर्सन्स एयर पॉल्यूशन से सिर्फ मर रहे हैं, ठीक है? ये साइंटिफिक डाटा रिकॉर्डेड है
जो अनरिकॉर्डेड होता है, कुछ डाटा अनरिकॉर्डेड हो जाते हैं, उनका पता नहीं चल पाता है, उनको आप छोड़ दीजिए। जो रिकॉर्डेड डाटा है उसमें 33,000 डेथ जो है वो 5 जुलाई को रिपोर्ट किया गया है 2024 को कि एनुअली 10 सिटीज़ में होते हैं। उस 33 में 10 सिटीज़ हैं, उसमें 12,000 जो डेथ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिल्ली में ओनली दिल्ली में 12,000 डेथ एनुअली है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। 10 सिटीज़ हैं जिसमें आपका 4 तो मेट्रो सिटीज़ हो गया, मतलब चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। उसके बाद आपका बेंगलुरु आता है, वाराणसी आता है, अहमदाबाद आता है, हैदराबाद आता है, शिमला आता है, ठीक है। तो ये 10 सिटीज़ को मिला के एक रिकॉर्ड है जिसमें 33,000 पीपल आप इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ एयर पॉल्यूशन जिसके बारे में आप मतलब महसूस अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो महसूस नहीं किया, उसमें एक साल में 33,000 पीपल डेथ कर रहे हैं ओनली 10 सिटीज़ में। आपको पता है कितना बड़ा खतरा है ये, और ये पॉल्यूशन है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ समझेंगे तो आप समाज को कुछ ना कुछ तो दे ही पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं दे पाएंगे, आप बहुत कुछ दे सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा देखना है, क्योंकि ये हमारे शहर में भी है, आपके शहर में भी है, उनके शहर में भी है और उनके शहर में भी है। आप अपने घर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम में पॉल्यूशन से क्वेश्चंस रहते ही हैं, ये के लिए कि नहीं आपको आता है कि नहीं, आपको आएगा तभी तो आप बचाओगे, नहीं। इसीलिए अभी कंसंट्रेट होके देखिए, हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि डिफरेंट वेराइटीज़ के स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, तो मैं बहुत बेसिक से लेके जितना एडवांस लेवल है इसमें मैं थोड़ा सा बताने का कोशिश करूँगा। तो अभी आप सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट समझ गए ना। 33,000 एक मैदान में आप आदमी खड़ा करेंगे ना, तब भी नहीं पड़ेगा, उतना आदमी मर जाते हैं एक साल में ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। ऐसा एजेंट जिसको आप जानते नहीं है, नहीं। तो थोड़ा सा आप सोचिए इसके बारे में, और उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, अपने समाज को बचा सकते हैं, नहीं। तो बहुत ज़रूरी आइटम है, आप इसको देखिए। जनरली डिजीज जो है वो दो ही हैं, या इंडिया टुडे का फिगर है दोनों। एक हार्ट को पकड़ के दिखाया गया है कि जनरली जो है वो हार्ट रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं, और दूसरा जो है लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, ये भी इंडिया टुडे का ही फिगर है। ये मतलब लंग्स से जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिसको बोलते हैं, वो इससे रिलेटेड है। दो डिजीज इससे कॉमन है, जो डेथ रेट है उसमें यही दोनों डिजीज कॉमन देखा गया है। तो आइए हम आते हैं उसके बाद, तो आते हैं पॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज पॉल्यूशन? सर किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूँ पॉल्यूशन के बारे में। तो पॉल्यूशन क्या है? तो बोलते हैं अनवांटेड चेंज, कहीं पे भी इन्वायरमेंट में हो, ठीक, जिससे ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाए, जिससे लिविंग बीइंग पे इफेक्ट पड़ जाए, जिससे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ जाए। अनडिजायरेबल चेंज, जो चेंज नहीं चाहिए था लेकिन हो रहा है, तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो अल्टीमेटली उस इन्वायरमेंट में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब पे पड़ेगा, नहीं। तो इसका डिफिनीशन आप ये दिमाग में रखेंगे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिफर्स द कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। कंटेमिनेशन मतलब होता है मतलब उसको गंदा कर देना, नहीं। कॉजिंग एडवर्स चेंज, अनवांटेड चेंज, एंड हार्म्स टू द इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड द प्लैनेट। आप इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे प्लेनेट को बर्बाद कर रहे हैं, नहीं। तो जो हम पॉल्यूशन कॉज करते हैं इससे टोटल प्लेनेट ही इफेक्टेड होता है। आपको मैं बता दूं कि ये आपको देखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। 33,000 पीपल्स 10 सिटी में रिकॉर्डेड हैं, मर रहे हैं। अब थोड़ा सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट को समझिए, नहीं। और इससे आप बहुतों को बचा सकते हैं, आप बचा सकते हैं, यस। तो इसीलिए थोड़ा सा देखेंगे। तो बोलते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, जब प्लेनेट का प्रॉब्लम है, देन प्रेसिंग द ग्लोबल इशूज, ये ग्लोबली इफेक्टेड है। अमेरिका भी चिंतित है, रसिया भी चिंतित है, यूक्रेन भी चिंतित है, नहीं। तो बोलेंगे सर अभी मार कर रहा है, कहाँ चिंतित है? नहीं, वो मार कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है वो भी देखेंगे, नहीं। तो चलिए, ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग देखते हैं। बोलते हैं कि व्हाट इज पॉल्यूटेंट, क्योंकि हमारा हेडिंग ही है इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट।
तो वो जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं डिफरेंट एजेंट, ये एक एजेंट नहीं है, ये गैसियस भी हो सकते हैं, ये लिक्विड्स भी हो सकते हैं, नहीं। और देखते हैं दैट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट, मतलब वो गैस डिफरेंट एजेंट जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कॉज कर रहे हैं उसी को हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। अब आपको इसमें पता क्या करना है कि ये जो डिफरेंट एजेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल हो सकते हैं, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ये पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, नहीं ये केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे ये कोई गैस हो सकता है, नहीं कोई लिक्विड्स हो सकता है, कोई ये मेटल्स हो सकते हैं, जैसे पीबी है, लेड, नहीं तो डिफरेंट ये केमिकल, ये फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे मतलब पानी गर्म हो जाता है, नहीं तो कुछ फिजिकल, इसमें तीनों चीज आएंगे। पॉल्यूटेंट्स कैन बी केमिकल, बायोलॉजिकल मटेरियल और फिजिकल थिंग्स दैट गेट एडेड इनटू द एनवायरमेंट बाय एक्सीडेंट दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल द पीपल एंड द अदर लिविंग थिंग्स। आप इसको या तो एक्सीडेंटली ऐड कर रहे हैं या जानबूझ के ऐड कर रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं ये प्लेनेट को हार्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स के बारे में आप एक ही दिमाग में रखेंगे कि ये कुछ भी हो सकता है जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है या हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को फैला रहा है। क्लियर है? पॉल्यूटेंट समझ गए? हाँ, इसके बाद हम आते हैं पॉल्यूटेंट्स के टाइप्स पे। वो जब आप समझ जाएंगे तो मान लीजिए पॉल्यूटेंट्स के टाइप को अगर आप समझ पाए तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप थिंक करेंगे कि हाँ इससे हम पॉल्यूशन क्या कॉज कर रहे हैं, अगर कॉज कर रहे हैं तो उसको आप तो रोक सकते हैं अपने लेवल से। यही बताने का मेरा मेन पर्पस है कि अगर आप पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं तो उसको मत कीजिए। तो बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा हम पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं? इसीलिए ये जानना जरूरी है। और जाहिर सी बात है, बोलेंगे सर अगर हम नहीं मतलब पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा तो 10 दिन में एक ही दिन आप रोक पाएंगे? हो सकता है कल हो के आप कोई ऑफिसर बन गए, आपको पता रहेगा तो आप तो इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट आपके ही घर तक नहीं है। आप पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं तो ये इन्वायरमेंट में जाता है, मतलब जो पॉल्यूशन नहीं भी कॉज कर रहा है उसको भी उतना ही इफेक्ट करेगा जितना आपको कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये ग्लोबल इश्यूज है। आपको भी उतना ही हैंड बटाना पड़ेगा पॉल्यूशन कम करने के लिए जितना हम कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, आपको करना भी है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। ये इश्यूज है। इसीलिए टॉपिक सिर्फ किताब की लेवल की बात नहीं है कि हमारा एग्जाम है सर हम लिख लेंगे, नहीं, इसको समझने का बात है। ये प्रैक्टिकल वर्क है, आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कुछ दिन में पॉल्यूशन का लेवल इतना हाई हो जाएगा जो आपके बच्चे, हमारे बच्चे, उनके बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन में सर्वाइविंग मुश्किल हो जाएगा इस अर्थ पे। ये भले ही अभी आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, अभी सिर्फ डेथ हो रहा है, पता चलेगा अरे इस पॉल्यूशन के चलते 5-5 दिन में 4-4 हज़ार आदमी मर गए थे लंदन में, लंदन स्मोक के लिए। ठीक है, बहुत खतरनाक है। वन बाय वन आते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग बेसिकली दो टाइप्स के पॉल्यूटेंट ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस, मतलब डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूटेंट हैं। ऑन द बेसिस हम बोलते हैं, ऑन द बेसिस बहुत टाइप्स के हैं। तो आप जब भी पॉल्यूटेंट्स को समझने लगिएगा तो ऑन द बेसिस जरूर याद रखिएगा। ऑन द बेसिस आप कंफ्यूज किए तो एक ही पॉल्यूटेंट्स को डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट जगह में बांटा गया है। तो परसिस्टेंस कहने का मतलब है कि कहाँ पे है या नहीं है। मतलब एक को हम बोल रहे हैं प्राइमरी, एक को बोल रहे हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट जाते हैं और वो उसी रूप में जाते हैं और उसी रूप में पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। तो बोलेंगे सर इस सेकेंडरी क्या है? अरे सेकेंडरी वो है जो प्राइमरी, अगर मान लीजिए ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये दोनों मिल गए। अरे दो खराब चीज मिलेगा तो अच्छा चीज थोड़ी ना मिलेगा, बनेगा। दोनों मिल गए, आप कुछ तीसरा चीज बनाया, दोनों पॉल्यूटेंट आपस में मिलकर कुछ तीसरा चीज बनाया जो ज्यादा खतरनाक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज मोर डेंजरस देन प्राइमरी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन कर लेते हैं अपने आप में। दो पॉल्यूटेंट्स आपस में मिलकर कुछ रिएक्शन करके तीसरा बनाया, तो जो रिएक्शन करके बनेगा तीसरा उसको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोल रहे हैं। ठीक है, ये कब आया? अगर बोलता है कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर सब्सटेंसेस इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर, ये डायरेक्ट इमिट किया जाता है और ये रिएक्शन से बनता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में क्या लिखेंगे? फॉर्म बाय इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अगर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में रिएक्शन किए और अगर वो तीसरा फॉर्म बनाते हैं,
जिसमें बहुत खतरनाक मटेरियल है, एक पान, PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, बहुत खतरनाक है। तो अगर वो बनाते हैं तो अब जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर मोर डेंजरस। तो प्राइमरी जो हम सीधा डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। नहीं तो प्राइमरी में आप देखेंगे कि जैसे DDT है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लास्टिक्स है, या आप क्या कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, तो DDT रिएक्शन कर सकता है, लेकिन अगर वो वैसे ही रह गया, DDT के फॉर्म में है, वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है फैटी टिश्यू में, तो वो एक लेवल से ज़्यादा स्टोर होगा तो वो हमको हार्म करेगा, या अदर एनिमल्स को हार्म करते हैं। जैसे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी बनाता है। तो जो डायरेक्टली है बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, और जो रिएक्शन करके बना तो बोलता है फॉर्म द इंटरेक्शन अमॉन्ग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आपको मैं बता दूं कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का एक लंबा सा अध्याय है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स या पॉल्यूटेंट्स के कितने टाइप्स हैं वो बताना चाह रहा हूँ, वही बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आपको इसमें देखना क्या है कि जैसे कोई पॉल्यूशन है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको ये सोचना है कि क्या हम कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहे हैं एनवायरनमेंट को, दे रहे हैं तो कुछ कम नहीं कर सकते क्या, या हम उसको बचा नहीं सकते, या हम उसको रोक नहीं सकते। हाँ, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जिसको आप रोक सकते हैं। हाँ, आप रोक सकते हैं, अपने लेवल से रोक सकते हैं आप, इसके लिए किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, आप रोक सकते हैं। तो बोलेंगे सर रोकते क्यों नहीं है? हाँ, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, आपको नहीं पता है कि ये क्या कर रहा है। तो हम आगे आएंगे, आपको बताएंगे, आप समझेंगे इस चीज़ को। जैसे अनबर्न, अगर कार्बन जो है पूरा बर्न नहीं होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है। तो आप किसी चीज़ को प्रॉपरली बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगा। नहीं तो बोलेंगे कैसे प्रॉपरली बर्न से? जैसे आपका गाड़ी खराब हो गया है, धुआं दे रहा है पिस्टल, फिर भी आप चला रहे हैं, नहीं चलाना था, नहीं, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा दे रहा है अब आपको, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीडेशन ऑफ, गाड़ी 20 साल का हो गया, आउट ऑफ डेट हो रहा है, फिर भी चला रहे हैं आप उसको तो रोक सकते हैं ना? नहीं रोक सकते हैं, नहीं चलाएंगे। तो बोलेंगे सर इससे क्या होगा? हाँ, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन जो होगा वो अर्थ पे कम कर रहे हैं आप उतना ही कीजिए, आप उतना ही कीजिए, उतना ही अगर सब धीरे धीरे सोच लेंगे, बहुत सारा पॉल्यूशन घट जाएगा। आप आते हैं, देखते हैं, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक आप कम से कम यूज़ कर सकते हैं। बोलेंगे सर हम झोला लेके ही जाएंगे, प्लास्टिक में सामान नहीं ले जाएंगे। देखिए आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो इतना बार बोलती है कि नहीं प्लास्टिक मत यूज़ कीजिए, उसके पीछे रीजंस है, पब्लिक फिर भी यूज़ करती है, इसके पीछे भी रीजंस है। उनको पता ही नहीं है कि प्लास्टिक क्या कर रहा है, इसलिए यूज़ कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं कि वो प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे है। तो एक लैकिंग भी है, टेक्नोलॉजी भी लैक कर रहा है और एजुकेशन भी लैकिंग है। पब्लिक को पता नहीं है कि एक प्लास्टिक जो आप लेके जा रहे हैं वो आप फेंक देंगे, फिर वो जलेगा, फिर वो क्या क्या गैस निकालेगा, वो सारे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। अगर पब्लिक इतना समझ ले तो कितना दिन लगेगा प्लास्टिक को छोड़ने में आपको? अगर आज के आज आप तैयार हो जाएं कि नहीं हम अपना झोला लेके ही जाएंगे सब्जी लाने, कुछ भी मार्केटिंग करने, तो आप प्लास्टिक को रोक सकते हैं, बहुत हद तक रोक सकते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और जैसे ही प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कम होंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स खुद ब खुद कम हो जाएंगे। तो बोलेंगे सर क्या मतलब, मान लीजिए लेके ही चले जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जी हाँ, फर्क पड़ता है। आपको अभी दिखाए हैं क्या एयर पॉल्यूशन से 10 सिटीज में 33,000 डेथ हो रहे हैं, आपको नहीं पता है? तो बोलेंगे सर हम तो यहाँ लाते हैं, दिल्ली में मरा, हमको क्या है? जी नहीं, आप यहाँ लाते हैं तो यहाँ के एनवायरनमेंट को आप पॉल्यूट कर रहे हैं। दिल्ली में भी हम लोग जैसे ही आदमी रहते हैं, कितना बार गवर्नमेंट मना की है मत ले जाइए। और एक ही प्लास्टिक ही नहीं है, जैसे DDT है, बैन लगा हुआ है इस पे, लेकिन हम लोग खुलेआम यूज करते हैं, क्यों पता नहीं है। DDT पे बैन लगा हुआ है, नहीं यूज कर सकते आप, लेकिन फिर भी हम लोग जाइए DDT मिल जाएगा आपको। नहीं तो ये लैक ऑफ नॉलेज के लिए तो यूज कर रहे हैं। तो बोलेंगे सर क्या थोड़ा सा यूज़ ही कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? अभी आप थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं तो हो जाएगा, अभी थोड़ा मर रहा है। कुछ दिन अगर आप ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे, हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आगे, तो हम लोग जा रहे हैं उधर।
ग्रीन से डेजर्ट, ये पूरा उजाड़ की तरफ जा रहे हैं जहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपके जनरेशन में मिल जाएगा, 50 साल बाद क्या होगा सोच लीजिए। नहीं तो बोलेंगे सर उस टाइम में तो हम रहेंगे नहीं, क्यों सोचेंगे सर? नहीं, सो आप नहीं रहेंगे, आपके फैमिली वाले रहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन, उनके नेक्स्ट जनरेशन, वो आप ही का फैमिली होगा। ऐसा नहीं है। इसीलिए इस अर्थ को सेव करना सबका काम है। भगवान ने आपको ये अर्थ दिया है रहने के लिए, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। अब इसको साइंटिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि नहीं आप इसको कम कीजिए, लेकिन आपको ये लोकल पब्लिक को समझना पड़ेगा कि हाँ इसको कम करना चाहिए। जैसे अब आज के दौर में देख लीजिए, अब कितने सारे युद्ध हो रहे हैं, कितना सारा पॉल्यूशन हो रहा है। नहीं, और वो पॉल्यूशन बाउंड्री में बंधा हुआ नहीं है कि वहाँ पे हो रहा है तो यहाँ इफेक्ट नहीं होगा, होगा। इसके लिए एक पूरा पैरामीटर ही है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, उसको हम एक अलग से वीडियो में पढ़ाएंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स उनको बोलते हैं जो डायरेक्टली रिलीज किया जाता है किसमें, एनवायरनमेंट में। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स उनको बोलते हैं जो रिलीज, जो दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है वो आपस में मिल गए और एक तीसरा खतरनाक मटेरियल बनाया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। वो ज़्यादा खतरनाक होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ज़्यादा खतरनाक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसके बहुत सारे इफेक्ट ऑब्जर्व किए गए हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपको याद रखना है, एक पेन ये बोलता है कि इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलके पेन बनाते हैं। नेक्स्ट टू ओजोन एंड हाइड्रोकार्बन पेरोक्साइड, इट इज ए इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग हुआ था जिसमें पेन का एक अहम भूमिका था, वो हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत मतलब खतरनाक है। इसमें दो चीज़ पढ़ना है आपको, फोटोकेमिकल स्मॉग पढ़ना है और मतलब फोटोकेमिकल मतलब लाइट से हुआ था, ठीक है, और एक लंदन स्मॉग पढ़ना है, उसी में हम देखेंगे क्या है। एक है पार्टिकुलेट मैटर, आप नाम सुना होगा पीएम। पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर। ये भी कुछ हो सकता है, कोई भी एजेंट हो सकता है जो एयर में है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, इसके डिफिनेशन में आप देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि इज ऑल्सो नोन एज पार्टिकुलेट पॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ये सॉलिड पार्टिकल्स जो एयर में है और लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी एयर में है, दोनों मिक्स कर जाते हैं। पीएम, आप दिल्ली में जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो आप इसी पीएम का नाम सुनते होंगे, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिए। इन द एयर पीएम कैन बी मेड अप ऑफ मेनी कंपोनेंट इंक्लूडिंग नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मेटल्स, सॉइल, डस्ट पार्टिकल एंड एलर्जेंस। ये पीएम में कुछ भी हो सकता है, ये चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे फिजिकल हो, ये सॉलिड होंगे और लिक्विड का ड्रॉपलेट्स मिलके ये एयर में फैला रहता है। नहीं तो बोलेंगे सर एयर में रहता है तो क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ, यही पीएम जो है हमारे बॉडी के अंदर में जा रहा है, ठीक है। दिल्ली में रिपोर्ट हो रहा है आजकल, इसमें आप देखेंगे जो स्मोकर नहीं भी हैं, जो स्मोक नहीं करते हैं, उनको भी लंग्स कैंसर का रिपोर्टिंग हो रहा है, जो 100% मतलब स्मोकर्स के लिए था, वो चाइल्ड में हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न यही है, पार्टिकुलेट मैटर। तो बोलेंगे ये सब छोटा छोटा पार्टिकल है जो हवा में तैरते हैं। दिल्ली में जाएंगे, अब जैसे आप देखते हैं ना गर्दा उड़ रहा है, नहीं अब देखिए तो वो गर्दा जो उड़ता रहता है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में बैठ जाते हैं। वो ग्रेविटी के चलते जो हैवी पार्टिकल हैं वो तो बैठ जाते हैं, अदरवाइज वो हवा में उड़ते रहेंगे। हवा में उड़ते रहेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जगह है, कितना छोटा पार्टिकल है। जैसे हम बोलते हैं 10 pm, मतलब वो पार्टिकल्स जो 10 pm से छोटा है। उसके बाद हम बोलते हैं 2.5 pm, वो पार्टिकल्स जो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है। उसके बाद बोलते हैं 1 pm, मतलब वो पार्टिकल्स जो 1 माइक्रोमीटर से छोटा हो। और जितना छोटा पार्टिकल्स है वो उतना बॉडी के अंदर में जाता है, ठीक है। पीएम जो है वो एयर का डिटरमाइन किया जाता है। हाँ, बारिश होने से क्या होता है कि बारिश ड्रॉप्स में वो पार्टिकुलेट मैटर फंस जाते हैं और ज़मीन में अल्टीमेटली गिर जाते हैं, तब ये एटमॉस्फेयर साफ हो जाता है। इसीलिए जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो आप देखे होंगे दिल्ली में एयर का मतलब एयर में वाटर का ये करते हैं, वाटर कैनन से छिड़काव करते हैं पेड़ पे, ज़मीन पे, हवा में, जो पीएम जो है वो डाउन हो।
आइए हम पीएम में और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये है पीएम, जैसे एक ये आपको दिखाया गया कि एक हेयर है, ठीक है। अगर हेयर का मोटाई इतना होगा तो उस पे ये जो PM10 है वो एक हेयर पे एक साइड में इतने 5 आ सकते। अब सोच लीजिए आपके PM ज़्यादा होगा तो आपके हेयर में बैठ जाएगा। और इस 10 ये PM10 के अंदर में ये देख लीजिए PM2.5 है, PM2.5 मतलब जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से नीचे हो। हेयर का जो एक हेयर का जो ये लंबाई दिया हुआ 50 से 70 माइक्रोमीटर है। तो एक पूरा हेयर जो है आपका, बोलते हैं ना शहर में रहते हैं बाल झड़ने लगता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके पार्टिकल्स। तो जितना एक हेयर पे देख लीजिए कितना, अगर पार्टिकल्स एयर में है तो वो चिपकेगा, वो चिपकता है। और ये तो यहाँ चिपका। और जब एयर हम लोग लेते हैं तो क्या बोलते हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है तो क्या बोलते हैं, मास्क लगा के चलो। मास्क लगा के भी चलेंगे तो मास्क का जो पोर होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर को नहीं छान पाता है, ठीक है। इससे बड़ा होल्स होता है, वो तब भी चला जाएगा। मास्क में जो होल्स होते हैं उसको जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मास्क का होल इतना बड़ा है, अब पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है, वो आराम से जा रहा है, जो जनरल मास्क हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है, यही PM, ये जितना छोटा पार्टिकल्स है उतना ज़्यादा हार्मफुल है। तो PM10 और PM2.5 ये जनरली हम लोग मेजर करते हैं। और इसका इफेक्ट कहाँ तक है वो देख लीजिए। ये PM10 जो है वो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जाता है, ट्रैचिया तक जाएगा, ठीक है। और ये जो PM2.5 है पूरे लंग्स में फैल रहा है। और ये PM1 जो है वो पूरा लंग्स प्लस आर्टियोल्स ये सब पूरा चेम्बर्स में चला जा रहा है। ये जो रेड कलर दिख रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे जा रहा है। ये रेड कलर यहीं तक आया, मतलब PM10 जो है यहीं तक जा रहा है। ये रेड कलर पूरा फैल गया, मतलब पूरा लंग्स में वो जा सकता है बाहर में। और ये जो है वो उसके वेंस तक चला जा रहा है। तो ये PM1 पार्टिकल्स पे अभी रिसर्च ही चल रहा है कितना हार्म कर रहा है आपको ये। लेकिन PM2.5 भयंकर हार्म कर रहा है, ठीक है। ये अगर बढ़ गया इसमें तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बोला जाता है इसको। आप सोच रहे हैं ना, दिल्ली एक मतलब हमारे इसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में से एक है, जिसमें 12,000 पीपल्स पर ईयर एयर पॉल्यूशन से सिर्फ मर रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। 12,000 कम नहीं हुआ। और यही इसका फिगर दिखाया गया कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है आपके लंग्स में। और लंग्स में इन्फेक्शन होगा, लंग्स में अगर मान लीजिए कुछ डिपॉजिट हो रहा है, एक दिन का तो बात है नहीं, आप वहाँ रहते हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो एक दिन का बात तो है नहीं। आप बाहर में निकलेंगे, आपको पता नहीं है, आप सांस ले रहे हो, आपको पता नहीं है क्या जा रहा है अंदर, लेकिन जा तो रहा है PM अंदर, वो तो आपके लंग्स में बैठेगा। तो ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सबकी कि नहीं PM कम हो? हाँ कम हो। इसके पीछे और भी रीजंस बताएंगे। PM बहुत खतरनाक चीज़ है, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो हाँ, PM कहेंगे सर दिल्ली में होता है, झंझारपुर में नहीं होगा, दरभंगा में नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, सॉलिड प्लस लिक्विड। आप अगर झाड़ेंगे कुछ बेड को, उससे भी PM निकलेगा, आपके रूम का PM बढ़ जाएगा। तो बोलेंगे सर तब तो कुछ भी करेंगे तब तो PM बढ़ेगा ही नहीं। तो कुछ टॉलरेटेबल है, यहाँ तक टॉलरेट कर सकता है वो, और उसके ऊपर में जाएंगे तो फिर वो टॉलरेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो हार्म करेगा, ठीक है। तो ये चीज को समझना है। नेक्स्ट में आते हैं कि इसका सोर्स क्या है, PM का सोर्स क्या है। तो बोलता है कि PM का सोर्स जो है वो जनरली फायर है, वुड फायर्स जो होते हैं, जंगल में आग लग जाते हैं, ठीक है, या वोल्केनोज इरप्शन होता है। तो बोलते हैं सर इसका नेचुरल सोर्स है, जैसे जंगल में आग लग गई, ये पूरा दुनिया में अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ की, यहाँ आग लग गया वहाँ आग लग गया, नहीं, इससे PM बढ़ रहा है। या वोल्केनोज का इरप्शन है, इससे PM बढ़ता है। या डस्ट स्टॉर्म है, डस्ट स्टॉर्म मतलब वो जब गर्दा नहीं उड़ता है, मतलब डस्ट स्टॉर्म तो हम लोग उतना खतरनाक नहीं देखते हैं, लेकिन जहाँ पे मतलब ये अरब कंट्रीज हैं या रेगिस्तान में वो जो स्टॉर्म आता है तो दिखता नहीं है, हम आपको दिखा रहा है डस्ट स्टॉर्म कैसा होता है। या वॉल्केनिक इरप्शन, या एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स बोलता है मैन मेड सोर्स, जिसको आप कम कर सकते हैं, इसको तो आप नहीं कम कर सकते, नहीं। हाँ, इसके लिए आप जैसे वाइल्ड फायर्स है,
वाइल्ड फायर्स टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा हो रहा है आज के डेट में। पहले आप नहीं सुनते होंगे कि यहाँ आग लग गया, वहाँ आग लग गया, नहीं, हमने क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के चलते खुद ब खुद आग लग रहा है इतना, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के वुड्स होते हैं, उनमें खुद ब खुद आग लग जाता है एज फ्रिक्शन से, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग कहीं पे रिस्पॉन्सिबल हैं उस टेम्परेचर, ग्लोबल अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो आ जाते हैं हम लोग, तो एंथ्रोपोजेनिक में ये क्या है कि ये ह्यूमन मेड है। जैसे है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है कि जो कोयला को जलाते हैं आप, या पेट्रोल जला रहे हैं, या डीजल जला रहे हैं, केरोसिन जला रहे हैं, ठीक है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको जैसे आप जलाते हैं तो उससे जो पीएम निकलता है, दैट्स पीएम। तो बोलेंगे सर क्या अब खाना नहीं बनाए हम लोग गैस पे? नहीं, बनाइए, गैस पे बनाइए, उससे कम पीएम रिलीज होगा। लेकिन चूल्हे पे बनाएंगे तो पीएम ज़्यादा रिलीज होगा। ये जो मतलब प्रधानमंत्री का योजना है, या कोई गवर्नमेंट आती है आपको बोलती है कि नहीं गैस पे बनाइए, उसके पीछे का रीज़न है। तो आप गैस पे खाना बना रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने समाज को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम पीएम कम कर रहे हैं। इससे अगर मान लीजिए सब गैस पे ही बनाया और सब चूल्हे पे बनाने लगे, तो चूल्हे पे जब बनाएंगे तो पीएम हमेशा ज़्यादा होगा वहाँ के एटमॉस्फेयर का, और जब सब गैस पे बनाने लगेगा तो पीएम घटेगा, क्योंकि उसकी वजह से जो पीएम आया वो कम हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपको ये है फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो उसमें पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है। तो जहाँ कॉमन व्हीकल है वहाँ आप कॉमन से जा सकते हैं, वहाँ अपना व्हीकल छोड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली बहुत कुछ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में एंथ्रोपोजेनिक जो है उस पर आपका कमांड है, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि फॉसिल फ्यूल इन व्हीकल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जैसे रोड बनना हुआ, या हम बड़े बड़े महल बना रहे हैं, या हॉस्पिटल्स बन रहा है, या स्कूल्स बन रहा है, या घर बन रहे हैं, तो उसमें जो पॉल्यूशंस हो रहे हैं, डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं ना, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कुछ ज़रूरी लॉस है, वो बनना ज़रूरी है, बनने के बाद वो ठीक होगा। हाँ, उसके लिए भी आप जहाँ पे बन रहा है वहाँ पर अगर इन्वायरमेंट रहे कि नहीं यहाँ का पॉल्यूशन ज़्यादा दूर नहीं जाए, इसलिए घेर देते हैं बड़े बड़े ग्रीन प्लॉट को। आप देखे होंगे कि जब मकान बनता है तो बड़ा बड़ा जो ग्रीन का वॉल है वो लगाते हैं चारों तरफ, क्यों? बाहर नहीं जाए पॉल्यूशन। आप गौर किए हैं कि जहाँ पे मकान बनेगा देखेंगे कोई गवर्नमेंट का बन रहा है तो वो पूरा का पूरा घेरा हुआ रहता है, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको क्रॉस नहीं करे, वो उसमें टकरा के गिर जाए, बाहर में नहीं जाए। कोशिश तो किया जा रहा है क्योंकि डेवलपमेंट भी जरूरी है, तो इस टाइप से हम लोग कम करते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी होता है। तो बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से कैसे पीएम होता है सर? तो एग्रीकल्चर नहीं करेंगे क्या? हाँ करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस क्या नहीं करेंगे वो आप इस फिगर से समझिए। जैसे ये स्ट्रोम है, आप देख रहे होंगे ये स्ट्रोम है, शहर का शहर स्ट्रोम से धुल जाता है, तो ये तो नेचुरल है, आप इसको रोक नहीं सकते, ये नेचर का है, तो इसको आप रोक नहीं सकते। या आप यहाँ पे देखिए, ये हम लोग के यहाँ आंधी तूफान उठता है ना, तो एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, ये पीएम बढ़ गया, अब यहाँ सांस लेने में आपको दिक्कत होगा, तो इसको तो ये नेचुरल है, इसको तो आप नहीं रोक सकते। ये जंगल में आग लग गई, ये नेचुरली लग गई, आप इसको नहीं रोक सकते। आप इसको कम करने के लिए हम लोग इसको मतलब बुझाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में आग लगे हुए हैं, तो कुछ पार्ट्स है, ये वोल्केनोज एरप्शन है, इसको आप नहीं रोक सकते, ये होगा ही, तो ये नेचुरल है जिस पे हमारा कमांड नहीं है। लेकिन खराब गाड़ी को चला रहे हैं आप, ये आपके कमांड में नहीं चला सकते। आपको बोला जाता है कि नहीं आप रुक जाइए, ऑफ कर दीजिए गाड़ी को सिग्नल्स पे, अगर आपके टाउन में सिग्नल्स है तो इसके पीछे है कि हाँ आप कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को बचा रहे हैं। या एक ये फिगर है कि ये गाड़ी से इतना धुआं निकल रहा है, आप इसको रोक सकते हैं, आप अपने गाड़ी को ठीक करा के इसको रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप, या आप बहुत सारे गाड़ी आप देखे होंगे कभी धुआं दे रहा है फिर भी चल रहा है नहीं, तो इसको इसके लिए लॉ है, आप नहीं चला सकते। अगर पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, क्योंकि आपको गाड़ी का ये दिखाना होता है ना कि पॉल्यूशन फ्री है कि नहीं आपका गाड़ी, वो दिखाना होता है। उसके लिए एक बनाते हैं पॉल्यूशन चेक बोर्ड है, अगर वो भी अच्छा से काम करने लगे तो वो बहुत जगह करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन हम लोग कहीं कहीं चला लेते हैं इस टाइप का गाड़ी, तभी तो ये फिगर आया, नहीं तो कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये इसको तो बचा सकते हैं, ये तो ह्यूमन मेड है, इसको तो आप बचा सकते हैं। या आप ये कर रहे हैं, खेतों में आग लगा के जला रहे हैं, पराली जलाना बोलते हैं इसको, नहीं, तो ये इससे जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं ये पीएम को बढ़ा रहे हैं।
हरियाणा में इतना जलाया जाता है कि दिल्ली ढक जाता है जाड़े में, क्योंकि लिक्विड ये गैस मिल के जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं। तो ठंडा में देखेंगे दिल्ली में पॉल्यूशन का पीएम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? यहाँ पे जलता है पराली और हवा से पहुँच जाता है दिल्ली। कितना बवाल होता है कि नहीं जलाइए, नहीं जलाना चाहिए। हाँ, तो गवर्नमेंट को भी इसको कैसे यूज़ करना है वो सिखाना पड़ेगा, या जो जलाते हैं उनको अगर नॉलेज में रहे कि इससे किसी को प्रॉब्लम हो सकता है हमारे जलाने से, तो वो थोड़ा सोचेंगे। इसीलिए बहुत कॉमन टॉपिक है, आप इसको समझिए कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे ये पराली हम जला रहे हैं, तो हम तो जला रहे हैं, कहीं पे जला रहे हैं, लेकिन इससे जो गैसेस निकल रहे हैं ये एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, जो कहीं भी जाएगा। उसके लिए बाउंड्री नहीं है, उसके लिए बाउंड्री नहीं है कि हमने यहाँ जलाया तो वहाँ नहीं जाएगा। एक टोन से दूसरे टोन हवा के थ्रू अगर जितने छोटे पार्टिकल हैं उनका सेटल रेट उतना कम है, क्योंकि ग्रेविटी उस पर कम काम कर रही है। जब तक थोड़ा खींचेगा तब तक हवा में उड़ जाएगा, उससे ज़्यादा फोर्स लग जाएगा। तो जो ह्यूमन मेड है उस पर तो आपका कंट्रोल हो सकता है, वो तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो नहीं करते हैं तो इसके पीछे क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सिस्टम नहीं है हमारे पास। लेकिन हम बनाएंगे, हम ही लोग ना बनाएंगे। इसीलिए ये जो AES आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पास कर जाइए, आप समझिए मैटर को कि आपकी एक एक्टिविटी से इस समाज को कितना प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी एक एक्टिविटी से ये समाज को आप कितना बचा सकते हैं। सब आदमी अगर ये सोच ले कि नहीं हमको बचाना है, सोच ले केवल, तो बहुत सारा चीज़ बच जाएगा। ओके, तो आप PM समझ गए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, इसके इफेक्ट्स क्या है। तो जनरली PM जो है वो आपको पहले ही 2 फिगर दिखा है। एक तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को कॉज करता है, जिसमें BP है या ब्लड सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, हार्ट अटैक है, हार्ट स्ट्रोक है, जो भी है। और दूसरा है लंग्स का प्रॉब्लम। तो सांस लेते हैं तो सीधा का सीधा लंग्स ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो इसमें रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट करता है? तो बोलता है रिड्यूस विजिबिलिटी, आपको दिखेगा ही नहीं कुछ आगे, नहीं, कुहासा बहुत ज़्यादा लग जाता है, फॉगिंग सिस्टम दिन में भी रहेगा रात में भी रहेगा, एयर चॉक कर जाता है वहाँ पे। उसके बाद होता है डैमेज क्रॉप्स, क्योंकि ऊपर से लाइट नहीं आने देता है, सनलाइट का प्रॉपर होना पड़ेगा, क्रॉप के लिए जितना सनलाइट था वो नहीं मिल रहा है, तो क्रॉप का डैमेज है। उसके बाद है फॉरेस्ट का डैमेज है, इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है बाय डिपोजिटिंग ऑन सॉइल एंड वाटर। ये जितने हैं जब डिपोजिशन करते हैं सॉइल और वाटर पे, तब हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, हमारा एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और कहीं ना कहीं हम इस PM को कम कर सकते हैं जितना ही हो सके। आप यही सोच लीजिए कि नहीं प्रॉपर डिस्पोजल कर दें। हमारे यहाँ जो इतना अच्छा सिस्टम बना के रखा है कि नहीं कचरा लेने आएंगे फिर वो लेके चले जाएंगे, वो अगर प्रॉपर डिस्पोज करेंगे तो अल्टीमेटली सारा सिस्टम बनाया हुआ है, अच्छे से ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे पर्सन्स जुड़े हुए हैं इस काम में, बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन अगर आप भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं कि नहीं हम भी सर ये नहीं करेंगे, PM को नहीं बढ़ाएंगे, हम PM को ड्रॉप करके ही रखेंगे अपने एक्टिविटी से, तब भी आप कहीं ना कहीं अपने समाज और देश का हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हुआ PM की बात। और ये PM जो है वो आपको जब हार्ट को इफेक्ट करेगा, लंग्स इफेक्ट करेगा, आप में ये ऑक्सीडेटिव DNA डैमेज करता है, ये डिफरेंट स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है। तो ज़्यादा आप मतलब जो आप खुश रह सकते थे वो स्ट्रेस में ज़्यादा रह सकते हैं अगर आप उस इन्वायरमेंट में हैं। तो ये लंग्स के सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेशन करता है। ये मॉडिफिकेशन ऑफ गट माइक्रोब्स, मतलब हमारे स्टमक में या गट में जो माइक्रोब्स हैं, वो स्टमक में माइक्रोब्स नहीं होते, गट में ही होते हैं। तो उसके मतलब उसका जो ये है मॉडिफिकेशन है, वो जिस टाइप का होना चाहिए उस टाइप का नहीं होगा। ये सब चीज़ इससे रिलेटेड डायरेक्ट इस पे इफ़ेक्ट करने वाला डिजीज़ है। तो PM को कम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोगों का है, जितना हो सके PM को कम कीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा गैसेस हैं आपका, ये भी बहुत खतरनाक है, दैट इज कॉल्ड सल्फर ऑक्साइड्स। तो सल्फर ऑक्साइड्स कहने का मतलब होता है सल्फर और उस SO2 भी होता है, SO3 भी होता है, नहीं मतलब ऑक्सीजन और सल्फर से मिलने वाले जो कॉम्बिनेशन है वो। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, जो आर्ट पढ़े हैं,
तो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आपको कि सल्फर, एस को सल्फर बोलते हैं और वो ऑक्सीजन है। तो सल्फर और ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बने हुए हैं, तो सल्फर ऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। डाइऑक्साइड मतलब ये दो हुआ, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। ये सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, ये ट्राइऑक्साइड हुआ, ठीक है। तो ये आपको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है, लेकिन ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाने में भी मदद करते हैं। एक वर्ड सुना होगा आपने, एसिड रेन। एसिड रेन के चलते बहुत प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि ऊपर से रेन मतलब होता है और उसमें एसिड रेन में एक्चुअली में H2SO4 और HNO3 रहता है। तो H2SO4 70% होता है और HNO3 30% होता है। तो जब एसिड गिरेगा ऊपर से, तो बताइए नीचे में क्या बचेगा? हर एक लिविंग बीइंग्स को प्रॉब्लम होगा। नहीं, जो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं उनको एसिड रेन हो रहा है, तो हर एक मतलब लिविंग बीइंग्स को प्रॉब्लम होगा। चाहे वो, हाँ, आप कहेंगे कि हम 2 मिनट में सर घर में आ जाएंगे, हमको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको नहीं होगा। लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट अगर बर्बाद हो गया तो आप बचेंगे घर में रह के? नहीं बचेंगे। आपका फसल बर्बाद हो गया, आपका मतलब पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो जाएगा। सिर्फ ह्यूमन बचने से तो नहीं बचेगा अर्थ ना। आप नहीं बच सकते, सिर्फ ह्यूमन नहीं बच सकता, क्योंकि ह्यूमन डिपेंडेंट है बाहर के इकोसिस्टम पे। नहीं बच सकते आप। तो बोलेंगे सर इसको, हाँ, इसके लिए देखिए क्या क्या होता है। ये कहाँ से आता है? तो ये इसका नेचुरल रिसोर्सेज है, वॉल्केनिक इरप्शन। जैसे ये फटता है वॉल्केनोज, तो उसे आपको वॉल्केनोज फटने का फिगर आपको मैंने दिखाया था ऊपर। तो उसको तो आप नहीं रोक सकते, ठीक है। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक है उसमें बर्निंग ऑफ कोल है, अब कोयला जलाने से बच सकते हैं। लेकिन बोलेंगे सर हम फिर भी तो जलाते हैं कोयला, क्योंकि कोयला जला के एनर्जी निकालते हैं। तो बोला जाता है कि नहीं, मतलब मान लीजिए कुछ निकला जो इन्वायरमेंट को उतना हार्म नहीं कर रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं जलाइए। अब घर में भी कोयला से खाना मत बनाइए। लेकिन कोयला से बिजली बनता है, हमारे पास कोयला है, कोयला का खदान है। सर नहीं जलाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, उसको जलाने के लिए गवर्नमेंट बोलता है जलाइए, लेकिन उसमें SO2 का आप निकाल लीजिए वहाँ से, क्योंकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में SO2 को निकालने का भी सिस्टम है। तो गवर्नमेंट जब जला के निकालती है तो वो SO2 को निकाल लेती है, इन्वायरमेंट नहीं छोड़ती। लेकिन हम लोग जो जलाते हैं वो तो ऐसे ही जला देते हैं। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि हम SO2 को उसमें से खींच लें, SO3 को खुद खींच लें, तो वो तो इन्वायरमेंट में जाता है। दूसरा है हमारे पास ये स्मेल्टिंग, या हम लोग ये जलाते हैं, ये फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं। यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज में ये निकलता है। स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग होता है जब ओर से हम लोग कोई, जैसे आयरन के ओर से हम लोग आयरन निकालते हैं तो उसको पिघलाना पड़ता है। तो ये स्मेल्टिंग का फोटो है, फोटोग्राफ्स है। तो स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि जब हम, जैसे आप आयरन निकालते हैं, आपके यहाँ आयरन का रॉड है, तो आयरन का रॉड धरती से ऐसे नहीं निकलता, वो आयरन के फॉर्म में रहता है। उसको पिघला के आयरन बनाते हैं, फिर उससे आयरन को ओर से आयरन निकाले और आयरन से फिर हम ये रॉड का शेप दिए, वो रॉड आप खरीद के लाते हैं। तो हर एक जितने भी ओर्स होते हैं उससे कोई ना कोई मेटल्स निकलते हैं, तो उसको पिघलाना पड़ता है। इस प्रोसेस में भी SO2 या सल्फर का जो है प्रोडक्ट निकलता है। तो ये इसके दो ओरिजिन है। लेकिन गवर्नमेंट जब भी कोई चीज़ करती है तो वो चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्मफुल मटेरियल है उसको हम लोग टेक्निक से वहाँ मशीन लगा के उसको एब्जॉर्ब करके दूसरे मटेरियल में बदल के निकाल लें। लेकिन हम लोग जब करते हैं तब हमारे पास सोर्स नहीं होता है। तो बोलेंगे क्या करना है सर? तो इसमें हम कम से कम कोल जलाएंगे तो कम से कम आयरन निकलेगा। बोलेंगे कि हाँ, इसका क्या इफेक्ट है सर? इफेक्ट में देखते हैं हेल्थ में क्या इफेक्ट है। तो हेल्थ पे इफेक्ट है कि ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है और जो भी हार्ट डिजीज है उसको इंटेंसिफाई कर देगा। मतलब आपको हार्ट डिजीज है उसको बढ़ा देगा और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऐड हो जाएगा, क्योंकि गैसेस से जनरली रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही ऐड होते हैं, क्योंकि गैस आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम पे ही फर्स्ट अटैक करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो हर्ट, किसी को हर्ट का प्रॉब्लम है, इसीलिए बोलता है कि दिल्ली सब में कि रेस्पिरेटरी वाले जो पेशेंट है वो नहीं रहिए, वो चले जाइए दिल्ली से बाहर। वो अभी गवर्नमेंट वहाँ की बोलने लगी है कि नहीं आप बाहर चले जाइए, पॉल्यूशन ज़्यादा है, मर जाएंगे आप। ठीक है। दूसरा, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है? इन्वायरमेंट पे इसका बहुत खतरनाक इफेक्ट है। सबसे पहले तो आपने पढ़ा कि एसिड रेन होता है, तो एसिड रेन में आप ना घर में आ जाएंगे, ताजमहल खड़ा है बाहर में, वो खराब हो रहा है।
जो भी बाहर में पत्थर हैं वो खराब हो रहे हैं। तो जो हमारे नेचुरल मतलब ये आर्टिफिशियल मतलब जो धरोहर है वो खराब हो रहा है। अब ताजमहल को तो पन्नी से नहीं जाएंगे रात में ढकने के लिए, पानी हो रहा है तो यहाँ पे हुआ है, ताजमहल खराब हो रहा है। ठीक है, बोलेंगे कैसे खराब हो रहा है सर? तो जितने भी हम लोगों को मोनूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल इसमें पूछता है, और इसका सबसे खतरनाक इफेक्ट है ये क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन करता है। अब क्लोरोफिल लीफ में होता है, पत्ती में, जो पत्ती के लिए खाना बनाता है, और वो सिर्फ उस प्लांट के लिए खाना नहीं बनाता। इस धरती पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे हम हो चाहे वो कोई दूसरा जानवर हो, सब डिपेंड करता है खाने पे ही। उसका खाना कहीं ना कहीं प्लांट ही बनता है। खाना, एनर्जी प्लांट में ही यही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है जो सन एनर्जी को कैप्चर करता है और फूड में बदलता है, ग्लूकोज में, और उसी को हम किसी न किसी फॉर्म में लेते हैं। चाहे आप बॉर्नवीटा खा रहे हो, चाहे आप पतंजलि का बिस्किट खा रहे हो, वो भी आटा से ही बना हुआ, आटा अल्टीमेटली प्लांट से ही आया है। तो आप सुना होगा, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी जो होता है वो सन से ही आता है। वही एनर्जी को हम किसी भी फॉर्म में, आप चॉकलेट खा के एनर्जी ले रहे हैं, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्लांट से ही जुड़ा हुआ है। प्लास्टिक का चॉकलेट खा के आप एनर्जी नहीं ले सकते। क्लियर है? तो ये क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन करता है। मान लीजिए जहाँ पे एसिड रेन हुआ, वहाँ पे क्लोरोफिल डिस्ट्रक्ट हो गया, प्लांट खत्म हो गया। प्लांट जिस दिन खत्म हो जाएगा, अभी भी बोला जाता है प्लांट लगाइए, फॉरेस्ट को डेवलप किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट खत्म हो जाएगा, हम लोग का जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा तो मर जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली ऑक्सीजन के लिए भी प्लांट पे ही डिपेंड है। वही हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। आप सोच भी नहीं सकते अपना अस्तित्व, ह्यूमन अपना अस्तित्व प्लांट के बिना सोच भी नहीं सकता, कोई भी एनिमल नहीं सोच सकता, क्योंकि भगवान ने उसको ये तो नहीं दिया है कि उसको प्रॉब्लम होगा तो आपको बताएगा, लेकिन उसके पास आपके खाने के लिए पूरा मटेरियल दिया हुआ है, आपके सांस लेने के लिए पूरा मटेरियल दिया हुआ है। तो प्लांट को बचाना, इसलिए बोलता है ना, प्लांट का अगर आप काट देते हैं तो मर्डर जैसा केस चलता है, दफा 302। इसलिए प्लांट को सेव करने के लिए, सेव अर्थ, अगर आपको अपने आप को बचाना है तो प्लांट को बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपका खाना भी वहीं से आ रहा है, आपका सांस लेने का ऑक्सीजन भी वहीं से आ रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? क्लोरोफिल को ही डिस्ट्रक्ट कर रहा है। अब सोच लीजिए कि अगर बढ़ गया तो इलाके का प्लांट साफ हो जाएगा। कैसे साफ हो जाएगा? हाँ, देख लीजिए, ऐसे ही साफ होगा, खत्म। जहाँ पे एसिड रेन हुआ वहाँ पे सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा। तो ये थोड़ा सीरियस इशू है। आपको नहीं लगता है कि हाँ ये कम होना चाहिए? नहीं, तो आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। जैसे ये दिखाया गया है कि ये मोनूमेंट्स है, वो 1908 में ये इस टाइप के थे, और एसिड रेन के बाद ये 1969 में ये इस टाइप के हो गए, खत्म। ये एक मोनूमेंट्स का फिगर है। एक ताजमहल देख लीजिए आप, ताजमहल के बारे में तो आपने देखा होगा, सुना होगा। ये पहले वाइट था, लेकिन सल्फर के मतलब सल्फर ऑक्साइड बढ़ने के चलते, एसिड रेन और पॉल्यूशन के चलते ये पीला हो गया है। ठीक है, ये बिफोर था। पहले का ताजमहल का फोटो जो है इस टाइप का है, वाइटिस है। अभी जो है ये पीलापन आ गया है इसमें। ये चेंज हो रहा है एसिड रेन से। सल्फर ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जो मोनूमेंट्स हैं उनको किस गैस से मतलब दिक्कत हो रही है, किस टाइप के पॉल्यूशन से। तो वो क्या है? सल्फर ऑक्साइड्स। ठीक है, वो एसिड रेन से ही तबाह होता है। हाँ, नेचर ने 2 इंडिकेटर दिया है सल्फर ऑक्साइड के लिए, कि सल्फर ऑक्साइड में 2 प्लांट्स आते हैं। एक आता है लाइकेन, ठीक है, जो अलगी और फंगस से मिलकर बना हुआ है, एक मॉस। तो ये दोनों अगर किसी जगह पे नहीं है, किसी प्लेस पे, ये जनरली हर एक प्लेस पे होते हैं, अगर नहीं है इसका मतलब होता है कि सल्फर ऑक्साइड का पॉल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो इनको इंडिकेटर के रूप में मानते हैं हम लोग, कि लाइकेन एंड मॉसेस आर द इंडिकेटर ऑफ सल्फर ऑक्साइड पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट। अगर ये वहाँ पे, जैसे ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लाइकेन एंड मॉसेस डज नॉट ग्रो इन SO2 polluted एरिया, एक्ट एज इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। किसी साइंटिस्ट ये प्लांट ग्रुप का है, फंगस और अलगी से मिलकर लाइकेन बनता है, और मॉसेस हैं, ये भी प्लांट ग्रुप के हैं।
लोअर प्लांट्स में आते हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे SO2 के पॉल्यूशन है या नहीं है। साइंटिस्ट इसको भी देख के बता देंगे आपको। तो चेंज हो रहा है, देख रहे हैं कितना सारा चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चर खत्म हो सकता है आपका, जितना भी मोनूमेंट्स है वो खराब हो जाएंगे। ये ताजमहल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गैस से होता है, तो आपको सल्फर SO2 बोले या सल्फर ऑक्साइड बोले, आपको आंसर वही मारना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉल्यूटेंट्स में, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन में भी बहुत सारे ऑक्साइड है, इसलिए हमने यहाँ पे X लिखा है। तो NO मतलब होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब होता है कि वो जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल रहे हैं, तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलके NO2 भी हो सकता है, NO3 भी हो सकता है, NO भी हो सकता है। तो सब मिला के यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके जो सोर्सेस हैं कहाँ से निकलेंगे, तो ये लाइटनिंग माइक्रोबियल प्रोसेस इन सॉइल्स। लाइटनिंग मतलब वो थंडर जो होता है उसको बोलते हैं, नहीं ठनका जो गिरता है, तो ये तो नेचुरल है, इसको आप रोक नहीं सकते। माइक्रोबियल प्रोसेस इन सॉइल, माइक्रो सॉइल में रहते हैं वो प्रोसेस से निकालते हैं, इसको भी आप नहीं रोक सकते। उसके बाद है एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेन मेड, क्या कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जितना आप कम करेंगे, बोलते हैं ना कि पेट्रोल डीजल कम, आजकल बैटरी का गाड़ी आ रहा है, क्यों आ रहा है, पॉल्यूशन के लिए। पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, हम कम कर रहे हैं पॉल्यूशन को। तो गवर्नमेंट बैट्रिक वाला गाड़ी या मतलब जितना फॉसिल फ्यूल्स से इंडिपेंडेंट गाड़ी निकाल रहा है, वो गवर्नमेंट, अब हमारे पास उतना पैसा होगा तब हम वो लेंगे, इससे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल वाला सस्ता मिल रहा है तो हम वो ले लेते हैं, दैट्स ओके। दिल्ली में बोलते हैं 10 साल से ज़्यादा वाला गाड़ी नहीं चलेंगे, क्योंकि 10 साल तक वो मेंटेन्ड होता है, उसका ऐसा बनाया रहता है कि 10 साल तक वो पॉल्यूशन फ्री रहे, उसके बाद वो नहीं चलने देते हैं। वो सब सब किसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल जो है दिल्ली में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। क्यों, हमारे जो जितने भी ट्रेन हैं उनको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया गया फॉसिल फ्यूल से, क्यों, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। अब समझ में आ रहा है, नहीं अब बोला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं आप अब जो व्हीकल खरीदिए वो किस चीज़ के लिए खरीदिए, वो इलेक्ट्रिकल खरीदिए, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। नहीं, और फॉसिल फ्यूल भी रिफाइंड था, पेट्रोल वाले गाड़ी कम पॉल्यूशन देते थे, डीजल वाला ज़्यादा देता है, CNG वाला उससे भी कम देता है, नहीं तो उसका भी वेरिफिकेशन है। तो ये सब कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जहाँ तक हो सके कम करना है। पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ दिल्ली से आप देखेंगे बहुत सारे कंपनी को बाहर निकाल दिया कि नहीं अब आउट ऑफ जाइए, तो नोएडा में बनाया, नोएडा कंपनी से, वहाँ पे बहुत सारे सेक्टर में कंपनी से, तो वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया दिल्ली से, लेकिन निकाल के नोएडा में लाया। लेकिन पॉल्यूशन तो है कि नोएडा बगल में है, हवा में छोड़ेंगे तो जाएगा ही दिल्ली में, उस जगह पे से थोड़ा कम कर दिया, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो जाएगा ही, हवा चलेगा उधर का तो दिल्ली नहीं, इधर का तो उत्तर प्रदेश, कहीं भी जाएगा। इसीलिए अल्टीमेटली आप पॉल्यूशन को कम करने का, तो जो जितना कम हो सकता है, तो बोलेंगे सर क्या इंडस्ट्री बंद कर दें, नहीं इंडस्ट्री बंद करने का नहीं, वहाँ पे वो इक्विपमेंट लगाना होता है जो कम से कम वो उसके कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशंस भी हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप लगाएंगे तो बहुत सारा मटेरियल्स कंट्रोल्ड हो जाएगा। क्योंकि हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे तो हम फिर खाएंगे क्या, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं हमारे वहाँ से, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, नहीं नहीं वो प्रॉपर वे से काम करे। अब ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री काम कर रहा है और कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया, उसके लिए गवर्नमेंट का सेक्टर है। जैसे कोई घटना होता है तो नहीं गवर्नमेंट जाती है चेक करने, नहीं कि ये सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो है कि नहीं आपके पास, वो था कि नहीं, पता चला कुछ है ही नहीं तो वो सिस्टम के लैकिंग के चलते वो चला रहे थे। तो सिस्टम अच्छा रहे तो कम होगा, ये पॉल्यूशन कम होगा। तो सिस्टम अच्छा रहेगा, इसके लिए आपको भी अच्छे से काम करना है, नहीं दैट्स गुड। तो ये सोर्सेस है नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ये क्या कर सकता है, तो ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कॉज करता है। तो जो भी गैसेस हैं, तो रिस्पिरेटरी मतलब होता है सांस से संबंधित, तो सांस से संबंधित तो हर एक जो गैस है तो श्वसन में जाएगा ही, तो जितने भी रिस्पिरेटरी डिजीज हैं वो गैस से रिलेटेड है, नहीं यहाँ पे इससे। उसके बाद जैसे अस्थमा है, लंग्स इन्फेक्शन है, ये सब क्या है, पॉल्यूशन से ही होता है। जब कोई किसी को अस्थमा होता है वो एलर्जिक रिएक्शन है, मतलब वो पॉल्यूटेंट गया तो वो छींकने लगा, लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा है इन्वायरमेंट को ये क्या करेगा, तो ये ये भी आपको ओजोन के साथ मिलकर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाता है। HNO3 एसिड रेन में इसका भी रोल है, हमने आपको बोला था ना HNO3 30% होता है एसिड रेन में, तो उसमें भी इसका रोल है।
तो ये वहाँ पे भी इफेक्ट करता है। तो अल्टीमेटली हेल्थ को भी इफेक्ट करता है और इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी बहुत खतरनाक है। नेचुरल सोर्सेज जो है इसके वॉल्केनिक इरेप्शन या फॉरेस्ट फायर है, और एंथ्रोपोजेनिक जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर आप पूरा नहीं जलाते, आप सुना होगा कभी कभी ठंडा के दिन में एक रूम में कोई अंगीठी जला के सोया था, मर गया 7 आदमी। ठीक है, ऐसा सुने होंगे, न्यूज़ में आता है नहीं कि रूम में सोया था, अंदर से बंद था और रात में रूम गर्म होने के लिए कुछ जला के सोया नहीं, तो वो मर गया, फिर सुबह 7 मर गया, क्योंकि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का ही पॉइजनिंग होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में 200 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन करता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं होता है, CO बाइंड होकर चला जाता है। तो बॉडी को हमको जो ऑक्सीजन चाहिए वो गया ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता है, आदमी सोए रह जाता है, पता ही नहीं चलता कब मर गया। बहुत खतरनाक डेथ है ये, पता ही नहीं चलता। आपको पता चलेगा कुछ दर्द होगा नहीं, आप बस सोया उठा ही नहीं, ऐसा है। इसीलिए घर में कभी भी कुछ जला के नहीं सोना चाहिए जिससे ऑक्सीजन का लेवल घटे। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल घटता है क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन कंजप्ट होता है। पूरा पैक कर दिए रूम को, ऑक्सीजन कहीं से आ नहीं रहा है, रूम का एयर बाहर नहीं जा रहा है, और आपको मजबूरी में आप सो रहे हैं उसमें, तो आप नींद में क्या ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं। ऑक्सीजन है नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके RBC में हेमोग्लोबिन के साथ डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहे हैं, पूरा पॉइजनिंग कर दिया, सोया ही रह जाता आदमी। बहुत खतरनाक। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा याद रखिए, कभी भी पैक होके कुछ जला के मत सोइए रूम में। ठीक है, ओके। तो ये वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, और ये इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन व्हीकल में भी होता है, जिसे बहुत सारा गैस निकलते हैं ना, क्यों, वो पूरा जला नहीं, इसीलिए वो गाड़ी से बहुत ज़्यादा ये निकलता है। इसीलिए 10 ईयर के बाद दिल्ली में बहुत सारे मतलब गाड़ी तो चलते ही नहीं है। हम लोग के यहाँ जो बोलेंगे सर आप गाड़ी खराब है तो ठीक करा लीजिए, नहीं, ये तो कर सकते हैं ना, इससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में कम होगा। नहीं, उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड रेसिडेंशियल हीटिंग। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रोसेस है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या है वो देख लेते हैं। इफेक्ट जो है इसका वो ये इसमें है, हेल्थ पे है। तो ये बोलता है कि रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी टू बॉडी ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ये कम ऑक्सीजन डिलीवरी करता है, तो ऑक्सीजन हमको जितना चाहिए उतना मिला नहीं, इसलिए इवन डेथ तक हो जाता है, सोए सोए आदमी मर जाता है, कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता वो कब मर गया। ठीक है, बहुत खतरनाक है। ऑर्गन एंड टिश्यू कॉजिंग कार्डियोवास्कुलर इश्यू एट हाई लेवल कैन बी फैटल। ये फैटल मतलब मर सकते हैं आप इससे, ये मार देता है। इसीलिए आप एकदम दिमाग में बैठा कर रखिए, कभी भी घर में कुछ जला के, जनरली ठंडे के टाइम में क्या करते हैं गांव घर में या कहीं भी कुछ जला के ऐसे सो गए, जिसका वो कुछ भी जलेगा तो इन्वायरमेंटल जो ऑक्सीजन है वो खींचेगा। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, कम होगा, तो आपका एयर वेंटिलेशन अच्छा, इसलिए वेंटिलेटर दिया रहता है रूम में। तो ठंडा के टाइम में हम लोग वेंटिलेटर भी बंद कर देते हैं, वेंटिलेटर बंद नहीं करना है, वो खुला हुआ रहना चाहिए। उससे क्या होता है, एयर का, जैसे बोलेंगे सर घर में AC लगा हुआ है तो वेंटिलेटर नहीं बंद करेंगे, तो AC क्या करता है, यहाँ के एयर को, रूम के एयर को बाहर करता है, बाहर से एयर देता है, इसलिए कनेक्शन बना होता है। ठीक है, लेकिन आप जब नॉर्मल रूम में वेंटिलेटर बंद कर देंगे तो एयर का कनेक्शन टूट जाता है, उसमें अगर कोई पॉल्यूटिंग गैस है तो वो आपके जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए इस चीज को समझेंगे। इन्वायरमेंट पे क्या देगा, तो बोलता है ये ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट टू ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन फॉर्मेशन इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। इसका मतलब होता है कि ग्राउंड लेवल पे O3 बनना खतरनाक है। ये O3 ऑक्सीजन का लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है, जो सनलाइट जो आता है वहां से, जो हार्मफुल यूवी रेज है उसको वो कैप्चर कर लेते हैं और नॉर्मल यूवी रेज को आने देते हैं। लेकिन यहां पे अगर बनने लगे अर्थ पे O3, तो वो हाईली ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, वो पत्ते को खराब कर देंगे, प्लांट को खराब कर देंगे, ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा लिविंग थिंग्स में, वो हमारे लाइफ को थ्रेटनिंग कर सकता है, ये काम करता है ये। तो ऑक्सीजन का O3 का फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पे करा देता है। O3 का फॉर्मेशन ऊपर में होता है, वो जरूरी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जरूरी नहीं। ग्राउंड लेवल पे वो पॉल्यूशन होता है O3। ठीक है, तो ये दोनों का उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका भी जहां तक हो सके तो अल्टीमेटली आप इसको देखेंगे। एक है स्मोक, धुआं।
नहीं, नाम तो सुना होगा धुआं, नहीं। तो स्मोक में जितने भी गैसेस हैं, कार्बन मोनोक्साइड हो, डाइऑक्साइड हो, NO हो, NO2 हो, NO3 हो, SO2 हो, SO3 हो, जितनी भी गैसेस हैं सबको मिला के हम लोग बोलते हैं स्मोक। एक गैस तो इतना खतरनाक है, जब इतने सारे गैस एक साथ मिल जाएंगे तो उस स्मोक को आप अगर लेंगे तो सोच लीजिए क्या हालत होने वाला है। तो स्मोक डिपेंड करता है आप क्या जल रहा है, किस चीज़ से स्मोक आ रहा है, कितना टेम्परेचर पे जल रहा है, कितना ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है आप वहाँ पे जलने के टाइम में, सारी चीज़ पे स्मोक्स का मतलब जो उसकी क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। तो जनरली ये भी हार्मफुल होता है, बोलता है ऑल स्मोक्स कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर, तीनों हार्मफुल है। तो स्मोक हार्मफुल, जैसे आप बोलेंगे सिगरेट का स्मोक्स, तो उसमें सल्फर के भी बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, पॉलीएक्राइलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये बेंजीन्स होता है, टोलिन्स, ये दूसरे स्मोक्स में होते हैं। तो स्मोक्स में कुछ भी हो सकता है, ये कॉमन है कि इसमें CO और CO2 और पार्टिकुलेट मैटर होंगे ही किसी भी स्मोक्स में, ठीक है। और तीनों के तीनों हार्मफुल हैं, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ों को बोला जाता है कि जलाने से जो स्मोक्स होता है उससे उसमें बहुत सारे चीज़ नहीं होते, तो वो साइंटिफिक विषय है। जैसे हम घर में होम करते हैं, उसमें कुछ लकड़ियाँ होती है जिसको जलाया जाता है, तो उसमें बोला जाता है कि नहीं इसके स्मोक से हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो भी साइंटिफिक ये है, उसका भी अभी तक इतना हार्म नहीं दिखाया गया है, लेकिन उसका भी एग्जामिनेशन होगा तो कुछ तो मिलेंगे पार्टिकुलेट मैटर, नो डाउट मिलेंगे ही, लेकिन कम होगा या ज़्यादा होगा। स्मोक डिपेंड करता है कि किस चीज़ को जलाया जा रहा है, उसके हिसाब से स्मोक का क्वालिटी और क्वांटिटी जो है बदल जाता है। जैसे आप प्लास्टिक को जलाएंगे तब भी स्मोक निकलेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा हार्मफुल मटेरियल निकलेगा, समझ गए। तो ये डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर, कितना ऑक्सीजन और किस मटेरियल्स को से आप स्मोक करें। अब सिगरेट जलाते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए सिगरेट से अगर किसी को आप दाग देते हैं तो सिगरेट के दागने से आदमी मर सकता है। दागने मतलब इससे अगर स्किन बर्न हुआ तो वो आदमी मर सकता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 700 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो वो सोच लीजिए कि ये स्मोक समझ में, तो ये भी एक बहुत हार्मफुल मटेरियल है जो हमारे, तो ये सब है क्या, पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जिसमें आप ये पढ़ रहे थे कि हाँ जो जैसे रिलीज हो रहा है उसको हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में पढ़ रहे हैं। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये कितना हार्मफुल है। उसके बाद पॉल्यूटेंट्स को और भी ये दूसरा बेसिस है, वो ये था कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो परसिस्टेंस के बेसिस पे पॉल्यूटेंट्स का टाइप देखा है, तो जो जैसे हैं वैसे, तो उसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो ये प्राइमरी के इतने सारे टाइप्स थे, यहाँ ये मटेरियल ऐसा है। उसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर, नेचर में कैसे एग्जिस्टेंस कर रहा है, तो बोलता है ये क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव बोलते हैं उसको जो नेचर में है वो पॉल्यूशन कॉज नहीं कर रहा है, लेकिन एक लेवल तक, उससे ज्यादा अगर लेवल कर देंगे तब वो पॉल्यूशन कॉज करने लगेगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, मात्रा, मतलब कुछ अमाउंट तक वो पॉल्यूशन नहीं कॉज करेगा, उससे ज्यादा अमाउंट हो जाएगा तो फिर वो वही चीज जो है पॉल्यूटिंग हो जाएगी। जैसे आप घर में गाना सुनते हैं तो एक साउंड तक आपको गाना का साउंड बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उस साउंड के बाद अगर किसी ने बढ़ा दिया तब आपका वो कान हिलाने लगेगा, नहीं नहीं बहुत डिस्टर्बिंग है, ठीक है। तो उसी तरह से एक लेवल तक, जैसे बोलता है अकर्स इन नेचर, ये नेचुरल होता है, नेचर में प्रेजेंट होता है, एंड बिकम्स पॉल्यूटेंट, हो जाता है पॉल्यूटेंट व्हेन द कंसंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड लेवल मतलब एक लिमिट से ज्यादा, मतलब एक लिमिट तक जो आप आवाज सुन रहे थे वो अच्छा लग रहा था आपको, लेकिन उससे ज्यादा कोई बजा दिया तो फिर वही आवाज आपको अच्छा नहीं लगेगा, सुर ताल सब वही रहेगा लेकिन आवाज अच्छा नहीं लगेगा। इसमें आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब एक लिमिट तक पॉल्यूटेंट्स हमारे नेचर में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, उसको हम पॉल्यूटेंट नहीं बोलते, बशर्ते कि वो अपने लिमिट में रहे, लिमिट से ज्यादा वो पॉल्यूटेंट हो जाता है। दूसरा है क्वांटिटेटिव, दीज आर मैन मेड एंड डू नॉट अकर्स इन नेचर, ये कहाँ होता है, नेचर में होता नहीं, इसको हम लोग के द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम लोग फंजीसाइड यूज करते हैं, हर्बिसाइड यूज करते हैं, DDT यूज कर सकते हैं, ये मतलब फंगस को मारने के लिए हर्बिसाइड्स होता है, प्लांट को मारने के लिए, हर्ब्स को मारने के लिए DDT होता है, कीड़ा मकोड़ा सबको मारने के लिए, तो ये सब हम लोग बना के देते हैं, ये नेचर ने नहीं दिया है, तो इससे इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, इसको बोलते हैं इसको क्वालिटेटिव, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो ये दोनों हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर।
तो जो नेचर में पाया जाता है उसमें क्या आएगा, क्वांटिटेटिव। और जो नहीं पाया जाता है, हम लोग बनाते हैं, हमारे द्वारा फैलाया जाता है, एंथ्रोपोजेनिक है, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दो चीज आप दिमाग में रखिएगा, एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा। एक होता है बायोडिग्रेडेबिलिटी। पॉल्यूटेंट होता है कि मान लीजिए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब कहने का मतलब है कि एक बायो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पे जो किसी चीज को डिग्रेड करते हैं, मतलब तोड़ के उसको बेसिक चीज में मिला के मट्टी में, जैसे कोई एनिमल मर गया तो उसको हम लोग कहीं पे अगर छोड़ देते हैं या कहीं पे अगर दबा देते हैं तो आप उसको 50 साल बाद जाएंगे खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? वो सब मट्टी में मिल गया, धरती का सामान था, धरती में मिल गया, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे हम किचन वेस्ट है, उसको वो बायोडिग्रेडेबल है, अब टमाटर सड़ जाएगा खुद से। लेकिन प्लास्टिक ना सड़ेगा, प्लास्टिक का बोतल आप गाड़ दीजिए मट्टी में तो बहुत सारे प्लास्टिक हैं जो 50 साल बाद भी निकालिएगा तो ऐसे ही प्लास्टिक का बोतल दिखेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो अब धरती पे फेंक रहे हैं, वो बढ़ते जा रहा है, उसका वॉल्यूम पहाड़ हो गया है दिल्ली में प्लास्टिक का। समझ रहे हैं? बोलते हैं सर प्लास्टिक को अब गला के ये कर लेंगे, नहीं, जब हम गलाते हैं तो फिर उससे बहुत सारे अदर मतलब गैसेस निकलते हैं जो पॉल्यूटेंट्स काम करते हैं, SO2 हो, NO2 हो, नहीं, बहुत अलग अलग टाइप के गैसेस निकल रहे हैं। तो बोलता है कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑन द और द पॉल्यूटेंट व्हिच कैन बी डिकम्पोज्ड या डिग्रेडेड बाय द नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल माइक्रोबियल एक्शन इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। इसमें सीवेज वेस्ट आता है, जो घर का कूड़ा कचरा है, आप जितना भी यूज करते हैं वो सब बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन कुछ मटेरियल्स जो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जैसे DDT का हम लोग यूज करते हैं, तो DDT डिग्रेड नहीं होता। जैसे आप प्लांट पे डालेंगे तो प्लांट के सेल में चला जाएगा, वो प्लांट के आप खाएंगे प्लांट तो वो आप में आ जाएगा, तो ये डिग्रेड नहीं होता, प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, तो प्लास्टिक में भी बोला जाता है कि नहीं, पतला प्लास्टिक मत यूज कीजिए, इतना माइक्रोमीटर का प्लास्टिक होना पड़ेगा जो डिग्रेड होता है। तो डिग्रेडेबल बनाया गया है, लेकिन वो चाइनीज वाला आता है बहुत पतला, वो डिग्रेड नहीं करता, वो रह जाएगा। ठीक है, तो बोलता है द पॉल्यूटेंट व्हिच डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली, उसको आप नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे DDT है, एल्यूमिनियम कैंस है, ये सब डिग्रेड नहीं होता नेचुरली, छोड़ देंगे तो वैसे ही पड़ा रह जाएगा और वो एक से दूसरे में चला जाता है फूड चेन के थ्रू। तो ये सब बोलते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेबिलिटी वो अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये एक नेचुरल हो सकता है, ये एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है। नेचुरल कहने का मतलब है कि नेचर ने दिया है, बोलता है दीज पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज ड्यूरिंग नेचुरल प्रोसेस, जैसे वोल्केनोज हैं, सच एज वोल्केनोज इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, ग्रास फायर, etc, ये नेचुरली होता है। लेकिन कुछ जो है हम लोग खुद बनाते हैं। दीज पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज ड्यूरिंग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मतलब ह्यूमन, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी भगवान ने नहीं बना के दिया, हम लोग बनाते हैं, कार चलाते हैं, AC चलाते हैं, नहीं, फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, तो उससे बहुत सारा CO2 का इमिशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल बढ़ने से, वो हम लोग खुद फैला रहे हैं। तो ये मैन मेड है, नेचुरल है। तो ऑन द बेसिस आप याद रखेंगे, उसके बेसिस पे पॉल्यूटेंट्स के टाइप्स को हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है? तो आज अभी जो है एयर पॉल्यूशन से हम लोग का क्या क्या बीमारी हो रहा है, हमारा लंग्स सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, उसके बाद हार्ट इफेक्टेड है, इंडोक्राइन सिस्टम इफेक्टेड है, स्ट्रेस हार्मोन, ब्रेन इफेक्टेड हो रहा है, फीटस जो मतलब चाइल्ड बॉर्न हो रहे हैं वो इफेक्टेड होते हैं। ये ग्लोबल मोर्टिलिटी मतलब जो विश्व में मरने की रेट है उसको बढ़ा रहा है। ये पल्मोनरी मोर्टिलिटी जो मतलब लंग्स से मर रहे हैं उसको बढ़ा रहा है। कार्डियोवास्कुलर मोर्टिलिटी जो इसको हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हो रहा है। तो एक एयर पॉल्यूशन से इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक दिल्ली में मैं फिर भी बता दूं आपको, 2024 का रिपोर्ट है कि दिल्ली में एक साल में 12,000 पीपल मर जाते हैं। आप सोच लीजिए कि एक ग्राउंड है जिसमें 12,000 पीपल है, कितना बड़ा ग्राउंड होगा और कितना आदमी होगा 12,000 में। अब दूर से देखेंगे तो कैसा लगेगा, उतना आदमी एक साल में मर रहा है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और एक ये भी है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी आप कर सकते हैं अपने लेवल से, किसी गैस को बर्निंग जहां कम कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल जहां कम बर्न कर सकते हैं वो कीजिए।
ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं। प्लांट को लगाइए, ठीक है। जो बर्निंग है, खास करके फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग है, जैसे कोयला है, उसको नहीं बर्न कीजिए। जो इमरजेंसी बर्निंग है उसको आप नहीं रोक सकते। आप जैसे हॉस्पिटल में लाइन कट गया तो डीजल से जनरेटर चलेगा, वो चलेगा ही, वो उपाय नहीं है। उसमें उतना सिस्टम लगा के रखा है गवर्नमेंट ने कि कम से कम इमिशन जो है वो गैस का हो। इसीलिए आप पहले का जनरेटर सब देखते होंगे, धक 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 करके, जब पहले इतना धुआं फेंकता था, उसके बाद कम कम फेंकता था। आजकल साइलेंट जनरेटर आने लगा है। तो साइंटिस्ट हर एक लेवल पे काम कर रहे हैं कि कम से कम इमिशन हो। हाँ, हम लोग जब खुद से करते हैं तो उतना आइडिया नहीं होता है, तो ज़्यादा इमिट कर देते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके कम से कम कीजिए, ठीक है। और चूंकि ये एग्ज़ाम से, ये फिगर मैं आपको बार बार दिखाता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो अच्छा से आप कोई भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं। नहीं प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपकी स्थिति ऐसे ही होने वाली है, ठीक है। तो आप जरूर पढ़िए किसी चीज़ को। हाँ, इसको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए, लेकिन इसको एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के तौर पे भी पढ़िए कि हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप मतलब आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये फोटो के साथ हम आपको थैंक यू बोलना चाहता है। एक कमेंट्स दिया है मैंने, सेव लाइफ्स विथ एजुकेशन। आप एजुकेशन से जिंदगियां बचा सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग। ये फिगर देख के हम जा रहे हैं कि ये हमारा नॉर्मल एक्टिविटी है। इसमें आप क्या इस टाइप की एक्टिविटी में शामिल हैं? आप अगर हैं तो आप कम कीजिए, नहीं है तो दूसरे को भी बताइए कि नहीं करने के लिए। बहुत सारी ज़िंदगियां बचा सकते हैं। भले ही वो आपको पता नहीं होगा कि आपने किसकी ज़िंदगी बचाई, लेकिन बचा सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।